डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्यूरीज लॉ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्यूरी-वीज लॉ इस लेक्चर में। और क्यूरी लॉ में मैंने आपको बताया था कि क्यूरी लॉ जो है वो एप्लीकेबल है फॉर मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए वो एप्लीकेबल है। अब वो क्यूरी लॉ जो है उसको हम लिखते हैं ऐसे, मैं लिखूंगा क्यूरी लॉ पहले ताकि याद आ जाए। क्यूरी लॉ ऐसा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T, ये क्यूरी लॉ है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि एप्लीकेबल किसके लिए, ये एप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस, यानी जिनमें मैग्नेटिक सेंटर्स दूर दूर रहते हैं, जिनमें मैग्नेटिक सेंटर्स के बीच में गैप है, जिनमें मैग्नेटिक सेंटर्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करती। अब जो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस है, फॉर मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, या उनके लिए हम क्यूरी लॉ अप्लाई नहीं कर सकती। तो फिर क्या करते हैं, इस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं। क्या लाते हैं? सम मॉडिफिकेशंस, ताकि वो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस में अप्लाई हो जाए। और वो जो मॉडिफिकेशंस है ना, ये की थी वीज ने, इसलिए हम इसको कहते हैं क्यूरी-वीज लॉ। क्या कहते हैं इसको? क्यूरी-वीज लॉ। अब मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस में एक्चुअली होता क्या है? मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक सेंटर्स हैं वो नज़दीक नज़दीक रहते हैं। क्या रहते हैं? नज़दीक नज़दीक रहते हैं, ऐसे रहते हैं, नज़दीक नज़दीक, इस तरह। नज़दीक नज़दीक रहने से क्या होता है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्शन, इंटरएक्शन होती है इनमें, नेबरिंग मैग्नेटिक सेंटर्स में इंटरेक्शन होती है। उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। ये हमने एक बार पढ़ा भी था और आगे भी हो सकता है ये पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एक्सचेंज डिटेल में पढ़ेंगे। और ये मैग्नेटिक एक्सचेंज बिहेवियर जो है ना, ये कहाँ पे होता है? ये होता है मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस में। मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस में ये नहीं होता है। इसीलिए हम मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस के लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, जो क्यूरीज लॉ अप्लाई करते हैं, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया? यानी वी नीड सम मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सचेंज होता है ना, ये इंटरेक्शन होती है, इसको मतलब इसका इफेक्ट इंक्लूड करने के लिए, इसका इफेक्ट दिखाने के लिए हमें कुछ नया इक्वेशन चाहिए। और वो नया इक्वेशन क्या है? वह है क्यूरी-वीज लॉ। क्या है वो? क्यूरी-वीज लॉ। क्यूरी-वीज लॉ, वीज लॉ जो मॉडिफिकेशन है, जो किसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं? मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस, जैसे फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए ये लॉ अप्लाई होता है। इसको कहते हैं क्यूरी-वीज लॉ, ये याद रखना। अब ये क्यूरी-वीज लॉ क्या है? ये यही क्यूरी लॉ के जैसा है, x इज इक्वल टू C/T। C/T यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस करते हैं हम थीटा। ये थीटा जो है ना, ये भी टेम्परेचर ही है, ये भी टेम्परेचर है, क्योंकि इसके जो थीटा के जो यूनिट्स हैं, थीटा की यूनिट्स, वो यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हैं, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। सो इट्स अ कांस्टेंट हैविंग यूनिट्स लाइक टेम्परेचर, या विद यूनिट्स लाइक टेम्परेचर। इसका मतलब ये भी टेम्परेचर ही है, कुछ टेम्परेचर है ये टेम्परेचर हम देखेंगे क्या होता है, ये क्या है एक्चुअली, ठीक है? ये थीटा क्या है, इसे हमें देखना है। देखो, मैं आपको अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए बताता हूँ। सबसे पहले फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कुछ एक्सचेंज नहीं होता, तो थीटा जो है, थीटा
वो वहां पे 0 होता है। तो इसका मतलब थीटा जो है ना, थीटा ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक एक्सचेंज पे। समझ में आया ना? अब इस थीटा को यहां पे माइनस क्यों करते हैं वो मैं समझाता हूं। देखो, जब हम मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक सेंटर्स जो ये अपने आप को अलाइन करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। समझ में आया ना? और अलाइन करने के साथ साथ में ये एक्सिबिट करते हैं मैग्नेटिक एक्सचेंज। मेरी बात समझ लेना। अब ये अलाइनमेंट कम कब होगा? दिस अलाइनमेंट डिक्रीजेज विथ थर्मल मोशन। यानी अगर हम मान लीजिए ये एक एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसको हीट देंगे, यहाँ पे थर्मल मोशन होगी। तो थर्मल मोशन से क्या होगा, ये एटम जो है अपनी जगह से इधर उधर जाएंगे, यहाँ पे रैंडमाइजेशन होगा। क्या होगा? रैंडमाइजेशन। यानी इनका जो अलाइनमेंट है ये टूटेगा। अलाइनमेंट कब टूटेगा? अलाइनमेंट डिक्रीजेज विथ थर्मल मोशन। यानी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अलाइनमेंट डिक्रीज होता है। समझ में आया ना? यानी ये जो है, ये वाला, ये अलाइनमेंट है, ये हमें अलाइनमेंट दिखाता है कितना है। जितना ये ज्यादा होगा उसका मतलब वो सब्सटेंस उतना मैग्नेटिकली कंसंट्रेट है, उतना उसमें मैग्नेटिक अलाइनमेंट ज्यादा है। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये हमें देखना है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो अलाइनमेंट है या मैग्नेटिक एक्सचेंज, इसको मैं कहता हूं मैग्नेटिक एक्सचेंज, यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन, जो नजदीकी मैग्नेटिक सेंटर्स का आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं होता। क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक सेंटर्स जो है ना वो दूर दूर रहते हैं। एक मैग्नेटिक सेंटर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, बीच में एक से ज्यादा एटम्स है। यहाँ पे मैग्नेटिक सेंटर, दूसरा मैग्नेटिक सेंटर यहाँ पे, बीच में डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक एटम्स है जिनके पास में मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से ये और ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं बोलूंगा कि वहां पे इंटरेक्शन 0, यानी थीटा जो है वो 0 है। राइट? अब अगर ये कम हो गया तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस बन रही है। इन केस अगर ये ज्यादा हो गया, ये अगर ज्यादा हो गया तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस है। अब देखो, अब हम इन दोनों के बीच में मुकाबला देखेंगे। अब ये सब्सटेंस किस तरह बिहेव करेगी वो डिपेंड करेगा इन दो फैक्टर्स पे। किन दो फैक्टर्स पे? मैग्नेटिक एक्सचेंज एंड थर्मल मोशन। यहां मैं बोलूंगा टी और थीटा के दरमियान कंपटीशन है। कहीं पे टेम्परेचर जीत जाएगा तो कहीं पे थीटा जीत जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा, तो रैंडमाइजेशन ज्यादा होगी। ये याद रखना। यानी अगर मैं बोलूंगा टेम्परेचर ज्यादा, थीटा कम, तो मैं बोलूंगा रैंडमाइजेशन ज्यादा, रैंडमाइजेशन ज्यादा। समझ में आया ना? तो अलाइनमेंट कम, तो मैग्नेटिक मोमेंट कम। राइट? अब अगर ये कम हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही ना? शाबाश। ये अगर कम हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा टेम्परेचर होगा, देयर विल बी सम टेम्परेचर, सम पर्टिकुलर टेम्परेचर बिलो विच दिस डोमिनेट्स। समझ में है ना? बिलो विच दिस dominates. So there will be some temperature. The temperature below which magnetic exchange
exchange dominates is called critical temperature. क्या बोलूंगा मैं इसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में ना? तो मैग्नेटिक एक्सचेंज डोमिनेट कर गया तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो बिहेवियर होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, यानी मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस अपना रंग दिखाएंगी। समझ में आया? शाबाश। अब मैग्नेटिकली जो कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस है, कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस, उनमें मेनली दो चीज़ें पढ़ते हैं, या तो फेरोमैग्नेटिक पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक, या फिर दूसरी जो है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यही दो है ना? शाबाश। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहा तो हम थीटा को दिखाते हैं टीसी से। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको हम टीसी से दिखाते हैं। इस टीसी को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। समझ में आया? अब इसके बाद में जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वहां पे जो थीटा है वो बराबर हो जाता है टीएन के। जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो बराबर होता है टीएन के। टीएन क्या है? टीएन है नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर। समझ में ना? यानी एक है क्यूरी टेम्परेचर, दूसरा है नील टेम्परेचर। इन दोनों में फर्क देखेंगे तो इसका मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, फेरो, वहां पे मैं ऐसा लिखूंगा एक्स ऑफ फेरो, यानी ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो बराबर होगी फिर सी अपॉन टी माइनस टी सी। चलेगा? क्योंकि थीटा के बदले में हम टी सी लिख रहे हैं। जबकि एंटी फेरो जो है, एंटी फेरो, उसके लिए जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होगी वो बराबर होगी सी बाई टी माइनस टी एन। राइट? टी एन क्या है? नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर या नील पॉइंट कहते हैं इसको। यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। अब मैं इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो, मान लीजिए मेरे पास में एक ग्राफ लेता हूं मैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। समझ में आया? वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। सबसे पहले मैं लूंगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। राइट? ये इसका ग्राफ होगा। क्लियर? ये है पैरा का। क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म जो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ। समझ में आया? अब आते हैं फेरो पे। फेरोमैग्नेटिज्म में कैसा होगा? ये फेरोमैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर तक रहती है। लेकिन जो ही हम टेम्परेचर और बढ़ाते जाते हैं तो इसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है और एक पॉइंट पे पहुंच जाती है। इस पॉइंट पे ये जो इसकी ससेप्टिबिलिटी है ये बराबर हो जाती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी की। यानी अब पैरामैग्नेटिक और ये दोनों की ससेप्टिबिलिटी बराबर हो गई इस पॉइंट पे। क्लियर? अब देखो, ये किसका है? ये है, ये वाला जो लाइन है ये है फेरो का। इसकी ससेप्टिबिलिटी पहले हाई थी, इवन के हाई टेम्परेचर पे भी, लेकिन जो ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई। मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये ऐसे डिक्रीज हो गई। ठीक है? क्लियर? अब देखो, अब मैं और एक चीज दिखाता हूं आपको। सपोज मेरे पास में अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने देखा उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, मोलर ससेप्टिबिलिटी, वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जब एक पॉइंट पे पहुंच जाती है उसके बाद में वो डिक्रीज हो जाती है लाइक पैरामैग्नेटिक, यानी वो बिहेव करता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। समझ में आया ना?
अब मैं आपको ये 3 लाइनें समझाता हूँ। ये है फेरो की जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, एक पॉइंट पे पहुँच जाती है। इस पॉइंट को, या मैं ये पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकता था, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। इस पॉइंट को बोलूँगा मैं, ये है क्यूरी टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिसके बाद में, यानी जिसके नीचे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिहेव करती है एज पैरामैग्नेटिक। अब आते हैं हम एंटी फेरो की तरफ। एंटी फेरो ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा कि इनकी ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में अगर आप फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी ससेप्टिबिलिटी फिर कम हो जाती है। सो इट बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं नील पॉइंट या नील टेम्परेचर, यानी TN। इन दोनों में फर्क है। मैंने ये दूर दिखाए, हालांकि ये यहाँ पे भी दिखा सकता था मैं। ये मैंने इसलिए दूर दिखाया ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए कि नील टेम्परेचर अलग है और क्रिटिकल टेम्परेचर अलग है। नील टेम्परेचर कौन दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ एंटी फेरो, जबकि क्रिटिकल जो है वो फेरो दिखाता है। और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस भी ये दिखाती है। कौन सी? क्यूरी टेम्परेचर। समझ में आया? चलो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।